हेलो स्टूडेंट्स, सीटीटी सक्सेस क्लासेज में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज डिस्कस करने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न और ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपको सीटेट हो या यूपी टेट हो या फिर आरटीटी, डीएसएसबी, सुपर टीईटी, कोई भी टीईटी का एग्जाम यदि आप देना चाह रहे हैं तो ये 20 प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो में 20 ऐसे प्रश्न का हम डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपको इन सभी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्प होगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आखिर कौन कौन है। सबसे पहला जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे प्रश्न है, जो निम्नलिखित में से कौन सी सामान्यता देखने की सामूहिक विधि नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं यह प्रश्न पूछा जाता है कि सामान्यता सीखने की सामूहिक विधि। देखिए, जब बालक दो तरह से सीखते हैं, या तो वो स्वयं एकल माध्यम से सीखते हैं और या फिर वो सामूहिक तौर पे एक समूह को बना करके एक समूह में बच्चे सीखते हैं। तो जब कभी भी वो परिचर्चा के माध्यम से सीखेगा तो परिचर्चा समूह में होता है तो समूह होगा। कार्यशाला विधि ये भी सामूहिक होता है और सम्मेलन विधि ये भी जो है वो सामूहिक रूप से सीखने का एक माध्यम है। लेकिन प्रेक्षण जो होता है वो सामूहिक रूप से नहीं सीखे जाते हैं, इसमें बालक स्वयं अकेला जो है सीखने कार्य क्षेत्र में आता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो प्रेक्षण हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्यता। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अधिगम निर्योग्यता आखिर है क्या। अधिगम निर्योग्यता उसे कहा जाता है, ऐसे बालक को कहा जाता है जो बालक अधिगम की कुछ ऐसे क्षेत्र जिसमें वह पूर्ण रूप से योग्य नहीं होते हैं, वह अपना निर्योग्यता को दर्शाता है, तो उसे हम अधिगम निर्योग्य वाले बच्चे कहते हैं। और उनकी प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि या प्रविधि जो आप कह सकते हैं या पद्धति कहते हैं सबसे उपयुक्त होगा। तो इसके लिए यदि उस तरह के बालक तो सबसे जरूरी है कि सुरक्षित व्यवहार परक यदि आप इस पद्धति का उपयोग करते हैं तो आसानी होगा। व्यवहार रेटिंग स्केल नहीं करेंगे, व्यक्तिक अध्ययन नहीं करेंगे, घटना वृत्त अभिलेख ये भी आप नहीं करेंगे। चूंकि यहाँ अधिगम निर्योग्य वाले बच्चे हैं तो इसीलिए उसकी प्रगति को आप यदि निरीक्षण करना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा आपको सुरक्षित व्यवहार परक। आगे हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन है वंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम। देखिए, वंडूरा जो था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, आपको पता होगा। और वंडूरा ने जो है वो इस तरह से डिफाइन किया था अपने सिद्धांत को कि यदि कोई बालक जिस भी समाज में रहेगा और वहां से ही वो अधिगम करने लगते हैं, उसी समाज से वो बालक उस चीज को सीखने लगते हैं वंडूरा का। तो ये कहते हैं आधारित अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। देखिए, ये जो कहता है सार को दोहराना, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। स्वचिंतन होगा नहीं, क्योंकि ये सामाजिक अवलोकन पर आधारित है। वो समाज को नकल करके देखते हैं, समाज में जो कुछ क्रिया होती है उसके आधार पर बालक सीख। इसके बाद है अमरावती, ऐसा भी ये कुछ नहीं, वैसे ही ऑप्शन में ये है प्रतिधारण। देखिए, प्रतिधारण क्या होता है कि जब कोई बालक जिस समाज में, जिस परिवेश में, जिस कल्चर में वो रहते हैं, वहाँ जो क्रियाएं होती हैं, वहाँ जो परिघटनाएं होती हैं, उसे वो धीरे धीरे देखने लगते हैं, सीखने लगते हैं और अपने अंदर वो अपने प्रति उस चीज को धारण करने लगते हैं, सीखने लगते हैं। यही था वंडूरा के सामाजिक अवलोकन का सिद्धांत। अगला जो क्वेश्चन है वो है अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है, यानी अधिगम अर्थात सीखना, और इसका उपयुक्त कार्य क्या है, सबसे अच्छा कार्य क्या है। तो देखिए, जब कभी भी कोई बालक अधिगम अर्थात सीखना, वो सीखता इसलिए है कि वो अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन ला सके। देखिए, जैसे कि आप यदि साइकिल सीख रहे हैं, उदाहरण तौर पे लीजिए, जो आप साइकिल क्यों सीखते हैं, साइकिल आप इसलिए सीखते हैं क्योंकि आप साइकिल को अच्छा से चला सके। आप मोटरसाइकिल क्यों ड्राइव करते हैं, क्यों ड्राइव करना सीखते हैं, इसलिए कि वो अच्छे से ड्राइव कर पाए। तो देखिए, अधिगम का जो सबसे उपयुक्त कार्य जो होता है वो व्यवहार परिवर्तन। आपने पहले भी अधिगम के चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि अधिगम क्या है, वो व्यवहार में परिवर्तन लाना, और वो ऐसा परिवर्तन जो अस्थाई हो, ऐसा नहीं हो जो अस्थाई हो। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर और इस
पूरे वीडियो में हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको अनेक टेट एग्जाम में देखने को मिलता है और इसमें हम डिफाइन भी करते जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर ले। देखिए 5वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अधिगम अर्थात सीखना। और देखिए सीखने का जो क्षेत्र है वो अनेकों प्रकार के क्षेत्र है। या तो आप समाज के माध्यम से सीखते हैं या अपने IQ जो आपका बुद्धि लब्धि है उसके आधार पर। देखिए पहला है संज्ञानात्मक। तो देखिए आप अपने बुद्धि के आधार पर अर्थात संज्ञान के आधार पर चिंतन करके आप तो जरूर सीखते हैं। इसके बाद है भावात्मक, भाव के आधार पर भी आप सीखते हैं और क्रियात्मक भी, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आप नहीं सीखते हैं। ये अलग दे दिया है, वैसे ही आपको ध्यान रखने वाले संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, कल्पनात्मक, ये सब चीज के आधार पर आप क्या करते हैं, सीखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर नहीं। आगे है गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। बहुत बार जो है हम डिस्कस कर लिए हैं। डिस्फेजिया हम ऑप्शन से डिस्कस कर लेते। डिस्फेजिया मैंने बताया था, जब भी जिया लगा हो, चाहे वो अफेजिया हो या डिस्फेजिया हो, तो ये मौखिक से संबंधी अक्षमता होता है। ध्यान देंगे किससे संबंधित, तो मौखिक से संबंधी अक्षमता होता है। आगे जो है डिसकैलकुलिया, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब कभी कैलकुलिया कैलकुलेटर से संबंधित हो तो इसके लिए जो है सबसे अच्छा जो है मैथ से रिलेटेड होता है। इसके बाद है डिस्प्लासिया, ये कुछ नहीं है, इसको आप इग्नोर कर देंगे। इसके बाद है डिस्पेक्सिया। डिस्पेक्सिया जो है वो गतिक कौशल से संबंधित अक्षमता है या निर्योग्यता, कुछ भी आप कह सकते हैं। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक है। देखिए अधिगम में साधक और बाधक दो चीज है। जब साधक हो तो पॉजिटिव लेंगे, बाधक यानी उनको बाधा पहुंचा रहा है। तो यदि कोई बच्चा किसी कार्य में रुचि ले रहा है तो उनके लिए साधक है, बाधक तो हो ही नहीं सकता है। मान लीजिए आपको यदि खेलने में रुचि है तो आप खेलेंगे और खेल के माध्यम से सीखेंगे। यदि आपको पढ़ने में रुचि है तो पढ़ेंगे, उसके माध्यम से आप सीखेंगे, तो रुचि तो होगा नहीं। इसके बाद है अभिप्रेरणा, और आप पढ़े हैं कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को और ज्यादा सरल बना देता है और ज्यादा उस पर हमको जो बल देने लगता है। अधिगम किसी कार्य को हमें आगे और बढ़ाता है, तो ये बाधक हो ही नहीं सकता है। इसके बाद बुद्धि है, आप अपने बुद्धि के आधार पर आप पढ़े होंगे, यदि किसी बालक का बुद्धि लब्धि अधिक है, उसका बुद्धि तेज है, तो वो बालक तो और जल्दी किसी चीज को सीख जाता है, तो ये भी होगा नहीं। ये क्या है, अधिगम निसहायता। यदि कोई बालक अधिगम में निसहायता यानी अधिगम यानी सीखने के समय में यदि वो अपने आप को निसहाय समझ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बालक के अधिगम को प्रभावित कर सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने, आप इसे ऐसे पढ़ सकते हैं, किस सीखने का ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। यानी किसने पुरस्कार, तो देखिए पुरस्कार एवं दंड जो है वो सिद्धांत भी है, इसीलिए इसका तो थॉर्नडाइक होगा नहीं, स्किनर होगा नहीं, पॉलव होगा नहीं। ये जो गुथरी है ये आप बहुत सारे कम लोग पढ़े होंगे, इसीलिए गुथरी जो है वो अधिगम विकास में पुरस्कार को बिल्कुल महत्व नहीं दिया। उनका कहना है कि यदि किसी बालक को आप पुरस्कार देंगे तो वो क्षणिक भर के लिए वो सीखेगा, यानी ऐसा नहीं है जो तो आप कितना दिन तक उसे पुरस्कार देते रहेंगे। यानी पुरस्कार दे देना किसी बालक को अधिगम को निरंतर बनाए नहीं रख सकता है, ये कहना था गुथरी का, इसीलिए ये नहीं होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो 9 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। तो ये अभी ही जस्ट हम बोले हैं, अधिगम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत वंडूरा ने दिया है। लेकिन ध्यान देंगे जब सामाजिक विकास का सिद्धांत, यहाँ ये अधिगम और विकास दोनों थोड़ा कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। जब आपसे पूछा जाए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत तो फिर हो जाएगा वंडूरा, और जब आपको कहे सामाजिक विकास का सिद्धांत, जब आपको कहे विकास का सिद्धांत तो इसका हो जाएगा फिर वाइगोत्स्की, जो आपको पता है सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की, जो कि रूस के थे, ZPD का सिद्धांत जिसने दिया। आगे बढ़ेंगे, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है। देखिए कोई बालक जो प्राथमिक रूप से मूलभूत रूप से सीखते हैं उसके लिए सबसे पहला क्या होना चाहिए, तत्परता का होना जरूरी है। मैंने पहले भी बताया था और थॉर्नडाइक ने इस चीज को बहुत ही अच्छा से डिफाइन किया है कि जब कोई बालक किसी कार्य को करने के लिए या किसी चीज को सीखने के लिए जब तक वो तत्पर नहीं होगा, जब तक वो तैयार नहीं होगा, तब तक उस चीज को वो सीख नहीं सकते। इसीलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो एक्टिव रहना है, तत्परता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन,
ये है माँ बाप से, देखिए माँ बाप में से निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को प्रसन्न करना संबंधित है। देखिए जब कभी भी आप ध्यान देंगे, जो शैशवावस्था के बालक होते हैं, जो बाल्यावस्था के बालक होते हैं, वो बालक अपने माता पिता पर आश्रित होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। लेकिन जैसे जैसे बालक किशोरावस्था की ओर पहुंचते हैं, किशोरावस्था में जाने लगते हैं, वो 12 वर्ष की एज में पहुंचने लगते हैं, तो वो बालक अपने माता पिता की जो उनकी जो परिवेश होते हैं उससे वो बाहर निकलने लगते हैं, वो अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बनने लगते हैं। और यही कारण है कि वो जब अपने बालकों के संगत अर्थात अपने जो मित्र होते हैं, जो सक्रिय साथी होते हैं, और ये उनके साथ ज्यादा प्रसन्न रहना स्टार्ट कर देते हैं, उनके साथ ज्यादा घुल मिल रहना, और वो उनको ज्यादा तवज्जो देने लगते हैं, और ये अवस्था पूर्व किशोरावस्था कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि दूसरों के अनुभव किए हुए सर्वे को महसूस करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो देखिए जब यहाँ तो सम संवेग होगा नहीं, क्योंकि ये हमारे जो संवेग है हमारी उत्तेजना से रिलेटेड है। इसके बाद है सम अनुभूति, ये भी हमारे अनुभूति से है, और सहानुभूति हमसे रिलेटेड। लेकिन इसमें जो होगा दूसरों के अनुभव, देखिए सहानुभूति में हम खुद का अनुभव को करते हैं, लेकिन यहाँ दूसरे के अनुभूति, तो यहाँ हो जाएगा कुछ नहीं, परा अनुभूति। परानुभूति यानी पर यानी दूसरे का, और अनुभूति अनुभव, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा परा अनुभूति। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति जो इस स्कूटर चलाना जानता है, कार चलाना सीख रहा है, तो यह क्या कहलाएगा। देखिए इसमें 2-3 चीज हम आपको बताएं, 3 तरह के, एक है क्षैतिज अधिगम, दूसरा है ऊर्ध्व अधिगम, क्रमिक अंतरण और द्विपाक्षिक अंतरण। देखिए यहाँ 2 चीज है। सबसे पहले ये दर्शा दिया गया है यहाँ जो स्कूटर चलाना जानता है, पहली बात तो यहाँ ये ध्यान देना। अब देखिए जब आपको अंतरण की बात कहे, जब कभी भी अंतरण की बात कहे, आप सबके लास्ट में देख रहे हैं यहाँ होता क्या है कि जब एक चीज से बालक दूसरी चीज को रिलेटेड कर रहा है, दूसरी चीज सीख रहा है, जैसे यहाँ ध्यान देना की बात है कि स्कूटर चलाना वो जानता है, सीख चुका है, लेकिन कार चलाना सीख रहा है। अब यहां ध्यान देने वाली बात है इस क्वेश्चन में कि हमें स्कूटर चलाना आता है, इस चीज का जिक्र कर दिया गया। अब क्या कर रहे हैं हम, कुछ आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें जो क्रमिक अंतरण में ये होता है कि आप किसी चीज को जो है पहले कुछ कम जानते थे, अब उसमें आगे, जैसे यहाँ ये क्वेश्चन होता है, एक बालक पहले स्कूटर सही से नहीं चलाता था, अब अच्छे ढंग से चला रहा है, अब और अच्छे से चला रहा है, तो क्रमिक अंतरण हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्षैतिज अंतरण भी नहीं हो रहा है, यहाँ जो है बालक एक चीज को सीख करके अब दोबारा चीज सीखने को रेडी हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए इसका जो सही हो जाएगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, यानी यहाँ जो अधिगम का हस्तांतरण कैसे हो रहा है, तो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, हस्तांतरण अधिगम का हो रहा है। इसके बाद हम आगे जो पढ़ेंगे वो 14 नंबर, और बहुत ही इजी प्रश्न है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया। तो ये आपको पता होगा, थॉर्नडाइक के कुछ 3 मूल नियम है और 5 गौण नियम है, ये भी पता होगा। और ये भी आपको पता होगा कि प्रयास एवं त्रुटि जो है वो मूल नियम नहीं है, गौण नियम है। तो मूल नियम कौन कौन है वो आपको पता ही होगा, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आगे है सूझबूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला वैज्ञानिक कौन थे। तो देखिए सूझबूझ का सिद्धांत जो प्रतिपादन किया था वो आपको पता होगा, सूझबूझ का सिद्धांत जो है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने दिया था। और सूझबूझ का सिद्धांत जो है इस पर जो है आपको पता होगा वनमानुस पे किया था गेस्टाल्टवादी ने, और इसे अंतर्दृष्टि का भी सिद्धांत कहा जाता है। इसलिए इस बात को आप ध्यान रखेंगे, और इस पर सबसे अधिक जो बल दिया था वो कोहलर ने दिया था। इससे 2-3 क्वेश्चन आप बना लेंगे कि सूझबूझ का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो गेस्टाल्टवादी से है। सूझबूझ सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, तो कोहलर ने दिया था। किस चीज पे दिया था, तो वनमानुस पर, जिसे आप चिंपैंजी कहते हैं। अगला वो क्वेश्चन है 16 नंबर, अनुबंध के गोचर की शुरुआत किसके द्वारा। तो यहां ध्यान रखेंगे अनुबंध, अनुबंध मीन्स जुड़ाव, तो इसका जो कोहलर होगा नहीं, क्योंकि कोहलर अंतर्दृष्टि से संबंधित है। लेविन होगा नहीं, थॉर्नडाइक होगा नहीं, क्योंकि थॉर्नडाइक जो है वो संबंधवाद से रिलेटेड है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉलोव, जिसे आप पढ़ते हैं पॉलोव। और पॉलोव क्या थे, तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, और जिन्होंने ये सिद्धांत भी दिया था, अनुबंध के सिद्धांत पर ज्यादा वो बल दिया था। इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो
पावलोव हो जाएगा, जिसे आप कहते हैं शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। आप यहां से समझेंगे इसको। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। किस चीज पे? तो कुत्ता पे। सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए आईपी पावलोव ने प्रयोग किया। देखिए क्वेश्चन आ भी गया किस चीज पर? तो कुत्ता पर। मैंने पहले ही फोकस कर दिया। चूहा पर किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया था। बिल्ली पर किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। कौन सा अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है? यहां देखिए स्पष्ट कर दिया है कौन सा सिद्धांत, और संज्ञान का संबंध हमारे बुद्धि से है, इससे समाज का कोई रिलेटेड है ही नहीं, तो प्रेक्षणात्मक अधिगम होगा नहीं। प्राचीन अधिगम तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि संज्ञान हमारे जो है संज्ञान से रिलेटेड है, हमारे ज्ञान से। क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत होगा नहीं, इसीलिए होगा अव्यक्त अधिगम। अव्यक्त यानी जिस चीज को हम खुद अपने ज्ञान के आधार पर व्यक्त करते हैं, अपने हम चिंतन के आधार पर व्यक्त करते हैं, हम अपने संज्ञान के आधार पर सीखते हैं, वो होता है संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट में ही है तत्परता के नियम का संबंध है, यानी तत्परता का नियम। देखिए इसमें मैं पहले ही बता चुका हूं कि तत्परता का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया है, और थॉर्नडाइक का जो मूल नियम है अधिगम का नियम, उससे रिलेटेड है। इसीलिए तत्परता का नियम का संबंध जो है वो अधिगम से होगा, न कि खेल से, न कि अभिप्रेरणा से, न कि स्मृति से। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन है कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता। अभी ही बताए हैं जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे आप पढ़े हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के बारे में अभी जस्ट ही मैं ऊपर आपको बताया हूं, और ये भी समझ गए होंगे कि कोहलर जो है वो किस चीज पर? तो चिंपांजी। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको अनेक परीक्षाओं में, अनेक टीईटी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। तो ये 20 क्वेश्चन जो हम डिस्कस किए हैं, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी क्या राय है? क्या इसी तरह क्वेश्चन हम लेकर के आते रहे? इसके संबंध में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप किसी भी टेट का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।